नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम इस जो बुक है स्पीडी बुक रेलवे सामान्य विज्ञान पेज नंबर 151 है। इसमें भौतिक विज्ञान के जितने भी थ्योरी हैं उन सभी को हम लोग एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, सॉरी, इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाता है। यानी कि इकाई समय में जो दूरी तय की जाती है वो क्या कहलाता है? तो चाल कहलाता है। इकाई समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वेग कहलाता है। यानी कि कह रहे हैं कि इकाई समय में जो तय की गई दूरी होती है, इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाता है। और इकाई समय में निश्चित दिशा में जो दूरी तय की जाती है उसको वेग कहते हैं। ठीक है। अगला है, सदिश राशियों का परिमाण और दिशा दोनों होते हैं जबकि अदिश राशियों का केवल परिणाम होता है। यानी कि सदिश राशि में होते हैं जो उनके परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, और अदिश राशि में केवल जो होता है वो परिमाण होता है। ठीक है। चाल क्या है? चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग एक सदिश राशि है। चाल क्या है? एक अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, तो इसमें केवल परिमाण है। ठीक है। जबकि वेग क्या है? वेग एक सदिश राशि है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों है। अगला सवाल है, किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन विस्थापन कहलाता है। यानी कि किसी वस्तु द्वारा, कोई वस्तु है उसको निश्चित दिशा में, यानी कि निश्चित दिशा है उसका, ठीक है, स्थान परिवर्तन क्या कहलाएगा? तो विस्थापन कहलाता है। विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन तय की गई दूरी शून्य नहीं हो सकता है। यानी कि विस्थापन जो है वो यहाँ से यहाँ गए फिर वापस आ गई, यानी विस्थापन हो गया। विस्थापन क्या है? शून्य हो सकता है, लेकिन जो दूरी तय की है यहाँ से, मतलब 5 किलोमीटर इधर गए फिर वापस आ गए, तो ये क्या हुआ? जहाँ थे वहीं आ गए, तो ये आपका विस्थापन शून्य हो गया। लेकिन तय की गई दूरी शून्य नहीं होगा। 5 किलोमीटर इधर गए फिर वापस आए, दूरी 10 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है। अगला है, वेग में प्रति इकाई समय में होने वाले परिवर्तन को उस पिंड का त्वरण कहते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी कि वेग में प्रति इकाई में होने वाले परिवर्तन को उस पिंड का त्वरण, यानी कि त्वरण कहते हैं। ठीक है। वेग में जो परिवर्तन होगा इकाई समय में उसको त्वरण कहेंगे। ठीक है। यानी कि आप एक स्पीड से चल रहे हैं, यानी कि 20 का आप स्पीड से चल रहे हैं, एक पे एक आपका स्पीड बढ़ जाता है। ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा। या 20 की स्पीड से आप चल रहे हैं, एक पे एक ब्रेक मार दिए, जो उस गति में परिवर्तन होगा उसी को त्वरण कहा जाता है। त्वरण और विस्थापन दोनों ही क्या है? तो दोनों ही सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों है। अगला टॉपिक है, न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार। न्यूटन के क्या प्रथम गति नियम के अनुसार कह रहा है कि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील, और स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। यानी कि कह रहा है कि न्यूटन के प्रथम गति नियम के अनुसार क्या कहता है कि अगर कोई वस्तु जो है वो गतिशील है तो वो गतिशील ही रहना चाहती है। अगर वो स्थिर है यानी कि रुका हुआ है तो वो रुका हुआ ही चाहती है, कि जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। ठीक है। अगला है, विराम के जड़त्व के कारण रुकी हुई गाड़ी को अकस्मात चलाने यात्री पीछे की ओर जाता है। यानी कि विराम के जड़त्व के कारण ही जब कोई गाड़ी रुकी होती है और उसको एक पर एक चालू किया जाता है तो यात्री क्या होते हैं? पीछे की ओर झुक जाते हैं। अगला है, गति के जड़त्व के कारण चलती हुई गाड़ी को अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। यानी कि गति के जो ट्रेन है, ट्रेन चल रहा है और एक पे एक जब रुकेगा ट्रेन तो यात्री जो है वो अचानक क्या होगा? या अचानक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है। इसे गति के जड़त्व कहते हैं। और इसे विराम, यानी कि विराम में कोई वस्तु है और एक पे एक चलना प्रारंभ करेगा तो यात्री कहाँ जाएगा? पीछे। और गति में है, रुकेगा तो यात्री आगे आएगा। अगला है, विराम के जड़त्व के कारण डंडे से प्रहार करने पर कोट की धूल झड़ जाती है। यानी कि विराम के जड़त्व के कारण ही क्या होता है, मतलब कि आपके पास एक रजाई है, ठीक है, वो पूरा उसमें धूल कण लगा हुआ है, और उसको डंडे से मारिएगा ना तो उसको क्या होगा? तो कोट उसमें जितने भी धूल होंगे वो झड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि धूल जो है वो विराम अवस्था में, अगर उस पर बाहरी काल लगाइएगा तो वो गति में हो जाएंगे। ठीक है। अगला है, न्यूटन के प्रथम गति नियम से ही बल की परिभाषा प्राप्त होती है। यानी कि न्यूटन का जो प्रथम गति का नियम है उससे क्या प्राप्त होता है? तो बल की परिभाषा प्राप्त होती है। बल वह भौतिक कारण है, क्या कह रहा है कि बल वह भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। बल क्या है? तो बल जो है वो भौतिक कारण है जो किसी वस्तु पर लागकर क्या करता है? तो उसकी अवस्था में परिवर्तन ला देता है या लाने की चेष्टा यानी कि कोशिश करता है, उसको बल कहते हैं।
अगला है किसी पिंड द्वारा इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण कोणीय वेग कहलाता है। यानी कि किसी पिंड पर जो इकाई समय में ध्रुवांतर पर बनाया गया कोण जो होता है वो क्या कहलाता है, कोणीय वेग कहलाता है। कोणीय वेग का मात्रक यानी कि रेडियन प्रति सेकंड होता है। कोणीय वेग का जो मात्रक है वो क्या होगा, तो रेडियन प्रति सेकंड होता है। अगला सवाल है न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। न्यूटन की प्रथम गति को क्या कहते हैं, तो जड़त्व का नियम कहते हैं या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु के मात्रा और वेग को गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसी वस्तु की मात्रा, किसी वस्तु की क्या मात्रा और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो संवेग कहते हैं। न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार क्या, तो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती तथा द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है और त्वरण की दिशा बल की दिशा में होती है। यानी कि कह रहा है ना कि न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार क्या कर रहा है, तो जब कोई वस्तु संवेग में परिवर्तन की दर, जब वो वस्तु में संवेग में जो परिवर्तन का दर होता है उस वस्तु पर आरोपित बल के क्या होता है, तो समानुपाती होता है। लेकिन उसके द्रव्यमान की क्या होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। और त्वरण की जो दिशा होती है वो बल की दिशा में होती है। अगला सवाल है न्यूटन के द्वितीय नियम गति नियम से क्या होता है, तो बल का व्यंजक प्राप्त होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, कि न्यूटन के द्वितीय नियम से क्या किसका व्यंजक प्राप्त होता है, तो बल का व्यंजक प्राप्त होता है। अगला सवाल है यदि कोई बल किसी वस्तु पर बहुत ही कम समय तक कार्य कर कार्यरत हो रहे तो बल और समय के गुणनफल को उस वस्तु का वेग कहते हैं। यानी कह रहे कि यदि कोई बल है किसी वस्तु पर बहुत ही कम समय तक कार्यरत है तो बल और समय के गुणनफल को क्या कहेंगे, तो उस वस्तु का आवेग कहते हैं। आगे का सवाल देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि जिस बल का परिणाम शून्य नहीं होता उसे असंतुलित बल कहा जाता है। यानी कि जिस बल का परिणाम शून्य नहीं होता है उसे असंतुलित बल कहा जाता है। न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यानी कि न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार क्या होता है, तो प्रतिक्रिया के बराबर, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, अगला है संवेग संरक्षण के सिद्धांत का अनुसार। संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार क्या, तो कोणों के किसी समय पर किसी समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लगा रहा हो तो उसे निकाय कुल संवेग क्या रहता है, तो अपरिवर्तित रहता है। यानी कि संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार कह रहा है कि यदि कोई कण है किसी समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लगा रहा है, उस पर कोई बाहर से बल नहीं लग रहा है, तो उस निकाय का कुल जो संवेग होगा वो क्या रहेगा, तो जितना है उतना अपरिवर्तित ही रहेगा। अगला है विकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर बल वृत्त के केंद्र की ओर से कार्य करता है। ठीक है, अगला है अपकेंद्री बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में प्रतिक्रिया बल जो है वो वृत्ताकार पथ पर चलमान वस्तु द्वारा अन्य वस्तु पर लगता है। अगला है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना तथा इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। यानी कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमना तथा इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर घूमना, ये क्या है, तो अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण है। अगला है कपड़ा सुखाने का मशीन तथा दूध से मक्खन मिलना निकालने वाली मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। अपकेंद्रीय बल पर जो होती है ये मशीन कार्य करती है। बल द्वारा एक पिंड को एक्स अक्ष के विपरीत के घूमने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। यानी कि बल द्वारा जो एक पिंड को एक्स अक्ष के परितः घूमने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, तो बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर होता है। बल आघूर्ण क्या है, तो एक सदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर होता है। कह रहे हैं कि किसी पिंड का भार वह बल है जिसमें पृथ्वी उसे अपने केंद्र की ओर खींचती है। यानी कि किसी पिंड का भार कैसा बल है, तो वह बल है जिसमें पृथ्वी क्या करती है, उसे अपने केंद्र की ओर खींचती है। जब बल द्वारा किसी वस्तु में विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो इसे कार्य होना समझा जाता है। यानी कि कह रहा है कि जब बल द्वारा किसी वस्तु में विस्थापन उत्पन्न किया जाता है,
जब किसी बल द्वारा किसी वस्तु में विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो इसे कार्य होना समझा जाता है। कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तुओं के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि कार्य की माप जो है वो लगाए गए बल यानी कि जो उस पर बल लगाया गया है तथा बल की दिशा में वस्तुओं के विस्थापन के गुणनफल के क्या होता है तो बराबर होता है। अगला लाइन है कार्य करने की दर शक्ति कहलाता है जबकि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाता है। यानी कि दर कहेगा, कार्य करने की जो दर है वो शक्ति कहलाएगा और कार्य करने की क्षमता पूछेगा तो उसको ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है तो जूल होता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है जबकि शक्ति का मात्रक वाट होता है। यानी कि कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होगा और शक्ति का मात्रक वाट होगा। अगला लाइन है ऊंचाई पर स्थित वस्तु जो है वो स्प्रिंग बांध बनाकर रोके गए जल आदि में स्थित ऊर्जा होती है। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा स्थिति होती है। यानी कि घड़ी की जो चाबी होती है यानी घड़ी का जो टाइम सेट करते हैं उस चाबी बोलते हैं, उसको संचित ऊर्जा स्थित होती है, स्थिति होती है। ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। यानी कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार क्या कहा जाता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि क्या होता है तो ऊर्जा को एक रूप से जो है वो दूसरे रूप में सिर्फ उसको ऊर्जा को रूपांतरण किया जाता है। इसको न ही उत्पन्न किया जाता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है। अगला लाइन है एक अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। एक अश्व शक्ति जो है वो हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। अगला लाइन है करे कि वह न्यूनतम वेग जिसमें प्रक्षेपित करने पर कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए उसे पलायन वेग कहते हैं। यानी कि वह न्यूनतम वेग जिसमें क्या हो प्रक्षेपित करने पर कोई पिंड जो है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से क्या हो तो बाहर निकल जाए उसे पलायन वेग कहते हैं। अगला लाइन है चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का क्या होता है तो 1/6 गुना होता है। आगे देखते हैं हम लोग कह रहे हैं कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से पृथ्वी के लिए पलायन वेग का जो मान है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से होता है, जबकि सौर मंडल के लिए पलायन वेग कितना होता है तो 42 किलोमीटर पर सेकंड से क्या होता है तो होता है तथा चंद्रमा का पलायन वेग 2.4 किलोमीटर पर सेकंड होता है। अगला है भू स्थिर उपग्रह। भू स्थिर उपग्रह का जो घूर्णन काल है वो 24 घंटे के तुल्य होता है। यानी कि भू स्थिर उपग्रह का जो घूर्णन काल है वो 24 घंटे के तुल्य होता है तथा वह पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखाई देता है। और जो है वो पृथ्वी के कैसा दिखाई देता है तो सापेक्ष स्थिर दिखाई देता है। अगला है दाब का एसआई मात्रा क्या होता है तो न्यूटन पर वर्ग मीटर या पास्कल होता है। दाब का एसआई मात्रा क्या होगा तो न्यूटन पर वर्ग मीटर या पास्कल होता है। वायु दाब मापी जो बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर का पारा क्या होता है अचानक बढ़ जाना, यह सूचित करता है कि मौसम क्या है तो मौसम स्वच्छ रहेगा। यानी कि वायु दाब मापी बैरोमीटर का जो पारा अचानक क्या हो तो बढ़ जाए तो यह सूचित करता है कि मौसम कैसा रहेगा तो स्वच्छ रहेगा। पृष्ठ तनाव के कारण जो होता है वर्षा की बूंद गोलाकार तथा स्विमिंग ब्रश को जल से निकालने पर इसके केस आपस में सटे रहते हैं। कोशिकत्व के कारण जो होता है कोशिकत्व के कारण जो लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। आप लालटेन देखे होंगे उसमें बत्ती रहता है, बत्ती जो तेल है नीचे से ऊपर किसके कारण चढ़ता है तो केशिकत्व यानी कि कैपिलरिटी के कारण जो है वो चढ़ता है। अगला सवाल है ब्लीटिंग पेपर। ब्लीटिंग पेपर से स्याही को सुखाया जाना भी क्या कहलाएगा केशिकत्व के कारण होता है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है जबकि प्रकाश तरंग अनुदैर्घ्य तरंग की उदाहरण है। यानी ध्वनि तरंग जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग की उदाहरण है और प्रकाश तरंग जो है वो अनुप्रस्थ तरंग की उदाहरण है। अगला सवाल है आवृत्ति। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। आवृत्ति को किस में मापा जाता है हर्ट्ज में। ध्वनि का वेग जो है वो हवा में 332 मीटर पर सेकंड है। ध्वनि का जो वेग है हवा में 332 मीटर पर सेकंड और जल में 1483 मीटर पर सेकंड तथा लोहे में
5130 मीटर पर सेकंड होता है। ध्वनि का वेग है, सब जगह बताया हुआ है। हवा में 332 मीटर पर सेकंड, जल में 1483 मीटर पर सेकंड और लोहे में 5130 मीटर पर सेकंड होता है। ध्वनि का जो वेग है, ध्वनि के वेग पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि के वेग पर क्या नहीं पड़ता है, तो दाब का कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। अगला सवाल है, ध्वनि की चाल जो है वो तरंग दैर्ध्य एवं आयाम पर निर्भर नहीं करती। ध्वनि का जो चाल है वो तरंग दैर्ध्य एवं आयाम पर जो है वो निर्भर नहीं करती है। अगला है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर ध्वनि की आवृत्ति नहीं बदलती है। यानी कि एक माध्यम से जो है दूसरे माध्यम में अगर जाने पर ध्वनि की आवृत्ति क्या है, तो नहीं बदलती है, जितना है उतना ही रहता है। अगला लाइन है, 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगे को, यदि कि 20 हर्ट्ज से नीचे जो आवृत्ति के ध्वनि तरंगे रहेंगे उसको क्या बोलेंगे, तो अश्रव्य तथा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाले तरंगों को श्रव्य तरंगों कहा जाता है। अगला है, 20,000 हर्ट्ज के ऊपर के तरंगों को प्रश्रव्य तरंग कहा जाता है। यानी कि अगर 20 हर्ट्ज रहेगा, 20 हर्ट्ज नीचे की आवृत्ति रहेगा तो उसे ध्वनि तरंग अवश्रव्य, तथा 20 हर्ट्ज से 20,000 के बीच रहेगा तो आवृत्ति वाली तरंगों को क्या कहेंगे, तो श्रव्य तरंग कहा जाता है। 20,000 से ऊपर तरंग जो रहेगा उसको प्रश्रव्य तरंग कहा जाता है। अगला है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच के तरंगों को मानव कान सुन सकता है। मानव कान जो सुन सकता है वो कम से कम 20 हर्ट्ज से जो होता है वो 20,000 हर्ट्ज के तरंगों को सुन सकता है, इतना होना चाहिए तभी सुन पाएगा। अगला है, कुत्ता, बिल्ली एवं चमगादड़ आदि 20 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को वो क्या कर सकता है, तो सुन सकता है। अगला है, प्रसरव्य तरंगों का प्रयोग समुद्र की गहराई, ट्यूमर का पता लगाने, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जे को साफ करने के लिए किया जाता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता क्या है, तो श्रोता एवं परावर्तक सतहों के बीच कम से कम 17 मीटर की दूरी क्या है, होनी चाहिए। लोलक का आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि लोलक का जो आवर्तकाल है वो लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। सीपी माइनस सीवी बराबर आर मेयर सूत्र के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अगला पेज में हम लोग आएंगे। कह रहे कि ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि जो है वो अपवर्तन के कारण जो है ध्वनि जो है वो दिन की अपेक्षा जो है वो अधिक कब सुनाई देती है, तो रात में सुनाई देती है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक है। दूरी का क्या है, तो पारसेक है। संवेग दुगना करने का गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। यानी कि संवेग जब आप दुगना करेंगे, संवेग दुगना करेंगे तो गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो आपका वो 4 गुना हो जाएगा। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 mv² होता है। अगला लाइन है, भू स्थिर उपग्रह। भू स्थिर उपग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। भू स्थिर उपग्रह जो है वो पश्चिम से कहाँ की ओर घूमता है, पूरब की ओर घूमता है। अगला लाइन हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब मापी, वायुमंडलीय दाब मापी बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी, तथा जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा आने की संभावना होती है। आगे हम लोग पढ़े थे इससे पहले कि क्या कर रहा था, इससे पहले कह रहा था कि वायुमंडल जो बैरोमीटर होता है उसको अचानक बढ़ने पर तो स्वच्छ बताता था मौसम, जबकि इसको एकाएक नीचे गिरने से आंधी आ जाता है और धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो वर्षा आने की संभावना होती है। अपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। अपेक्षिक घनत्व को किससे मापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर मीटर से मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। कह रहा है कि लोलक की लंबाई बढ़ने का आवर्त काल बढ़ जाता है। यानी कि लोलक की जो लंबाई बढ़ेगा तो आवर्त काल भी क्या होता है कि बढ़ जाता है। पारा पारा जो है -39 डिग्री सेल्सियस पर है जम जाता है। पारा को जमने के लिए कितना चाहिए, तो -39 डिग्री सेल्सियस चाहिए। ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा ही होता है। ठोस में जो है वो ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है, तो चालन विधि द्वारा होता है। अगला लाइन है, गैसों तथा द्रवों में ऊष्मा का संचरण जो है वो संवहन विधि द्वारा होता है। यानी कि गैस तथा द्रव में जो है ऊष्मा का संचरण किसके द्वारा होता है,
तो संवहन विधि द्वारा होता है। कह रहे कि सोनोमीटर एक क्या है, तो स्वर मापी है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक तथा आयतन सबसे न्यूनतम होता है। यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व क्या रहेगा, तो सबसे अधिक रहेगा तथा आयतन जो है वो सबसे न्यूनतम हो जाता है। पृथ्वी पर सूर्य से पृथ्वी पर क्या है, तो सूर्य से ऊष्मा विकिरण द्वारा प्राप्त होता है। यानी पृथ्वी पर जो है वो सूर्य से ऊष्मा जो है वो किसके द्वारा प्राप्त होता है, तो विकिरण द्वारा प्राप्त होता है। आसमान में बादल छाए रहने पर वातावरण में गर्मी महसूस होती है। यानी कि वो आसमान में जो बादल छाए रहेंगे तो वातावरण में क्या होगा, तो गर्मी महसूस होगा। वायुमंडल संवहन विधि द्वारा गर्म होती है। वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होती है, तो संवहन विधि द्वारा। निर्वात में कह रहा है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम, निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वो सबसे अधिकतम होती है। कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वो सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वो सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का जो प्रकाश का प्रकीर्णन है वो सबसे अधिक होता है तथा लाल रंग के जो प्रकाश का प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है। आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। आकाश का जो रंग का नील रंग है वो नीला होता है, किसके कारण, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला लाइन है, पृथ्वी को चंद्रमा और सूर्य के बीच आने से कारण क्या होता है, तो चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण क्यों लगता है, तो पृथ्वी को चंद्रमा और सूर्य के बीच आने के कारण चंद्र ग्रहण लगता है। अगला लाइन है, चंद्रमा को पृथ्वी और सूर्य के बीच में आने के कारण सूर्य ग्रहण लगता है। यानी कि चंद्रमा को जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच आएगा तो सूर्य ग्रहण, और चंद्रमा और सूर्य के बीच आएगा तो चंद्र ग्रहण। अगला, अगर दो दर्पण को एक दूसरे के समांतर हो तो उनके बीच रखी वस्तु का अनंत प्रतिबिंब बनता है। यानी आप किसी किसी सैलून में देखे होंगे कि अगर दो दर्पण रखे होंगे और दोनों की दूरी क्या होगी, तो समांतर होंगी एक दूसरे के, तो उनके बीच रखी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे प्रतिबिंब बनते हैं। कितने प्रतिबिंब बनेंगे, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे अगर उनकी बीच की दूरी क्या होगी, एक दूसरे के समांतर हो। अगला है सोलर कुकर। कह रहे कि सोलर कुकर जो है वो प्रवर्तक दूरबीनों, सर्चलाइट, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच तथा हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो सोलर कुकर में, प्रवर्तक दूरबीन में, सर्चलाइट में, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच तथा हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला है, प्रकाश के परिवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं तना तथा पानी के अंदर रखी छड़ी जो है वो टेढ़ी दिखाई देती है। किसके कारण, तो प्रकाश के अपवर्तन के ही कारण। हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका बनना तथा कांच में आए दरार का चमकना क्या कहलाता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। यानी कि हीरे जो चमकता है किसके कारण, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। रेगिस्तान में मरीचिका बनता है किसके कारण, तो कांच में आए दरार के कारण चमकना और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। जब आप रोड पर निकलते होंगे गर्मी के दिन में देखते होंगे तो यहाँ से कुछ दूरी पर देखिएगा तो पानी जैसा दिखेगा, लेकिन वहां पास जाइएगा तो वहां पानी नहीं रहता है। तो उसी को बोलते हैं मृग मरीचिका बोला जाता है, जो किसके कारण होता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, अगला लाइन हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का जो उपयोग है वो मोटर कार में साइड मिरर के रूप में होता है। यानी कि आप देखिएगा गाड़ी में साइड मिरर जो लगा रहता है वो कौन सा दर्पण रहता है, तो उत्तल दर्पण रहता है। ठीक है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग हरा होता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग कैसा होता है, तो हरा। लाल, हरा, नीला रंग को प्राथमिक रंग कहा जाता है। लाल, हरा, नीला रंग को क्या कहा जाता है, तो प्राथमिक रंग कहा जाता है। अगला लाइन है, कह रहा है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। स्पष्ट जो दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। इंद्रधनुष जो है वो सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है। इंद्रधनुष कहाँ पर बनता है, ठीक सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। अगला लाइन है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जिस व्यक्ति को मायोपिया हो जाता है, निकट दृष्टि दोष, उसको निवारण के लिए उसको अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। पानी के अंदर हवा का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है, अवतल लेंस की भांति क्या होता है, तो कार्य करता है।
किसी रंग का प्रकीर्णन उसके तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, यानी कि किसी रंग का जो प्रकीर्णन है किस पर निर्भर करता है, तो उसके तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। अगला लाइन है, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक तथा बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, तो सबसे कम होता है। लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे अधिक होता है तथा बैंगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम होता है। अंतरिक्ष से देखने पर आकाश काला दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष पर आप देखिएगा, अंतरिक्ष से तो क्या देखने पर आकाश कैसा दिखाई देगा, तो काला दिखाई पड़ता है। और अगला लाइन है, काले रंग की वस्तु सभी रंगों को अवशोषित करती है, यानी कि अंतरिक्ष से देखने पर आकाश काला दिखाई पड़ता है और काले रंग की जो वस्तु है वो सभी रंगों की क्या करती है, तो अवशोषित करती है। रंगीन टेलीविजन के प्राथमिक रंग कौन कौन है, तो लाल हरा नीला। लाल हरा नीला को प्राथमिक रंग माना जाता है, यहाँ पर दिया भी था। और यहाँ पर बोल भी रहा है कि रंगीन टेलीविजन के प्राथमिक रंग कौन कौन होते हैं, तो लाल हरा एवं नीला जो होते हैं वो प्राथमिक रंग होते हैं। ठीक है, अगला लाइन है, जिन दो रंगों को मिलाने से श्वेत रंग बन जाता है वो पूरक वर्ण कहते हैं, यानी कि दो रंग को मिलाइएगा तो श्वेत रंग बन जाएगा तो उसे पूरक वर्ण कहते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है उसे चालक कहते हैं, यानी कि जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश जो होता है वो आसानी से पार हो जाए उसे क्या कहेंगे, तो चालक कहेंगे। अगला लाइन है, चांदी विद्युत का सबसे क्या है, तो चांदी जो है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है अचालक कहलाता है, यानी कि चांदी जो है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। और जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है उसे क्या कहेंगे, तो अचालक कहेंगे। अगला लाइन है, लकड़ी रबड़ तथा कागज अचालक है। लकड़ी रबड़ तथा कागज क्या है, तो अचालक है। वैसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता क्या है, चालक एवं अचालक के बीच होती है अर्धचालक कहलाते हैं। यानी कह रहे कि वैसे पदार्थ जिनका विद्युत चालकता चालक एवं अचालक के बीच होती है उसको क्या बोलेंगे, तो अर्धचालक कहते हैं। अगला लाइन है, कार्बन सिलिकॉन एवं जर्मेनियम आदि अर्धचालक पदार्थ है। कार्बन हुआ, सिलिकॉन एवं जर्मेनियम आदि जो है वो अर्धचालक पदार्थ हैं। अगला लाइन है, जारा दृष्टि दोष यानी कि पायरोपला के निवारण के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग होता है। अबिंदुकता अबिंदुकता यानी कि एस्टिमेटिज्म के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। इंद्रधनुष प्रकाश के क्या है, तो वर्ण विक्षेपण के कारण बनता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कितने उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, तो दो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। अगला लाइन है, नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। नेत्र दान किया जाता है उसमें पूरा भाग का जो दान नहीं किया जाता है, सिर्फ कॉर्निया को दान किया जाता है। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब अस्थाई नहीं होता है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच में धनात्मक तथा रेशम में ऋणात्मक विद्युत उत्पन्न होता है। कांच को जो छड़ होता है उसको रेशम में रगड़ने पर क्या होता है, तो कांच में धनात्मक और रेशम में ऋणात्मक विद्युत क्या होगा, तो उत्पन्न होगा। परमाणु विद्युत क्या होता है, परमाणु परमाणु जो है विद्युत क्या होते हैं, तो उदासीन होते हैं। अगला लाइन है, प्रत्येक पदार्थ के परमाणु में एक नाभिक होता है। प्रत्येक पदार्थ में क्या होते हैं, प्रत्येक पदार्थ के परमाणु में क्या होता है, तो एक नाभिक होता है जिसमें कि प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन क्या होते हैं, तो विद्यमान होते हैं। प्रत्येक पदार्थ के परमाणु में कितने नाभिक होते हैं, तो एक नाभिक होते हैं जिसमें प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन भी विद्यमान होते हैं। प्रोटॉन तथा आवेशित, प्रोटॉन जो होता है वो धन आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋण आवेशित होता है, जबकि न्यूट्रॉन जो है वो आवेशहीन कण है। क्या कह रहा है कि प्रत्येक पदार्थ के परमाणु में कितने नाभिक होते हैं, तो एक नाभिक होते हैं प्रत्येक प्रत्येक पदार्थ के परमाणु में, जिसमें से क्या होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान होता है, और जिसमें क्या रहता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी रहते हैं। जबकि कह रहे हैं कि प्रोटॉन जो होते हैं उस पर धन आवेशित यानी कि प्लस चार्ज रहता है, और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है उस पर माइनस चार्ज रहता है, और न्यूट्रॉन जो है वो आवेशहीन कण है। त्वरित चालक यानी कि लाइटनिंग कंडक्टर का प्रयोग त्वरित के दौरान बहुत ऊंचे भवनों को सुरक्षा के लिए किया जाता है। यानी कि त्वरित यानी जब बिजली चमकता है तो उसके दौरान जो भवनों को सुरक्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो त्वरित चालक का प्रयोग
किया जाता है। त्वरित चालक तांबा का बनाया जाता है। त्वरित जो चालक होता है वो किसका बना होता है? तो तांबा का बना होता है। अगला सवाल है, दीर्घ दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इससे हम लोग पढ़े थे पहले किसका? तो मायोपिया के निवारण के लिए अवतल लेंस और हाइपरमेट्रिया के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग, यानी कि कहेगा कि दूरदृष्टि दोष तो उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष तो अवतल लेंस। ठीक है। विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि विद्युत सेल जो होता है वो क्या करता है कि रासायनिक ऊर्जा जो होता है उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। 1 किलोवाट को एक यूनिट कहा जाता है। 1 kWh, 1 किलोवाट को क्या कहा जाता है? 1 किलोवाट को एक यूनिट, 1 किलोवाट घंटा, KWH को एक यूनिट कहा जाता है। किसी विद्युत धारा को लवण के जलीय विलयन में प्रवाहित करने पर विलयन का विद्युत अपघटन हो जाता है। यानी कि किसी विद्युत धारा को लवण में जब जलीय विलयन को प्रवाहित कीजिएगा तो विलयन का जो विद्युत अपघटन हो जाता है। बिजली के हीटर या इस्त्री में नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है। यानी कि बिजली के हीटर या इस्त्री में जो है वो नाइक्रोम का तार का प्रयोग किया जाता है। ट्यूबलाइट में कांच की लंबी ट्यूब के अंदर की दीवारों पर फास्फोर का लेप होता है। ट्यूब के दोनों और किनारों पर बोरियम ऑक्साइड के तंतु लगे रहते हैं। ट्यूब के जो दोनों किनारे हैं उस पर किसका ऑक्साइड लगा रहता है? तो बेरियम का ऑक्साइड लगा रहता है। लेक लेंस सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का लेप होता है। अगला लाइन है डायनोमो। डायनोमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनेमो जो है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर जो होता है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर किसमें परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा जो रहता है उसको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा। सस्ता फ्यूज करे कि सस्ता फ्यूज तार, तांबा, टीन तथा सीसा के मिश्र धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का आविष्कार जो है वो थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रुकती है। चुंबक को अगर आप स्वतंत्र रूप से लटकाइएगा तो वो हमेशा जो है वो उत्तर दक्षिण की दिशा में ही रुकेगा। अगला लाइन है, चुंबकों को समान ध्रुव के बीच विकर्षण एवं असमान ध्रुवों के बीच क्या होता है? तो आकर्षण होता है। चुंबक में जो है वो समान ध्रुव के बीच क्या होगा? तो विकर्षण होगा। जबकि असमान ध्रुव के बीच रहेगा तो आकर्षण होगा। चुंबक को हथौड़े से पीटने या गर्म करने पर बना देना उसका चुंबकत्व खत्म हो जाता है। यानी कि चुंबक को जब हथौड़े से पीटने या उसको गर्म करके लाल बना देने के बाद उसका जो चुंबकत्व होता है वो खत्म हो जाता है। अगला लाइन है, पृथ्वी के ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री तथा विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना? 90 डिग्री और विषुवत रेखा पर कितना? तो 0 डिग्री। चुंबकत्व की असली पहचान क्या होती है? विकर्षण तथा प्रतिकर्षण जो है वो चुंबकत्व का असली पहचान है। करें कि कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग कर जीवाश्म प्राचीन पादपों की आयु का पता लगाया जाता है। यानी कि कार्बन डेटिंग 14 जो है वो इस विधि का प्रयोग करके जीवाश्म में प्राचीन पादप जो होते हैं उसके आयु का पता लगाया जाता है। अगला लाइन है, पुरानी चट्टानों तथा पृथ्वी के आयु के अंकन में यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। एक्स किरणें की खोज 1895 में रोंटगन ने किया था। अगला लाइन है, परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। परमाणु बम का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। विद्युत वाहक बल का मान विभवांतर से सदैव क्या होता है? तो अधिक होता है। विद्युत वाहक बल का जो मान होता है विभवांतर से क्या होता है? तो सदैव अधिक होता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग होता है। नाभिक जो होता है, नाभिक रिएक्टर में ईंधन के रूप में उसमें क्या प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में होने वाले अभिक्रिया के नाभिकीय रिएक्टर में जो अभिक्रिया होता है उसके नियंत्रण के लिए कैडमियम या बेरोन को छड़ों का प्रयोग किया जाता है।
नाभिकीय रिएक्टर में जो अब अभिक्रिया होता है तो उसको नियंत्रण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैडमियम या बोरॉन के छड़ का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए भारी जल यानी भारी जल मतलब D2O, भारी जल D2O या ग्रेफाइट का मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बम का जो निर्माण है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम का निर्माण किस पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत जो है वो नाभिकीय संलयन है। सूर्य और तारों में जो है ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। एक्स किरणों का उपयोग यांत्रिक उद्योग में, जासूसी में, कला में, अनुसंधान तथा चिकित्सा जगत में टूटी हड्डियों का पता लगाने में किया जाता है। यानी कि एक्स किरण का जो उपयोग है कहाँ किया जाता है? तो यांत्रिकी में, उद्योग में, जासूसी में, कला में, अनुसंधान तथा चिकित्सा जगत में टूटी फूटी हड्डियों को पता लगाने में। अगला है कोबाल्ट सिक्टी का प्रयोग जो है वो कैंसर के इलाज में किया जाता है। चाय बनाने के लिए विद्युत धारा केतली में पानी संवहक विधि द्वारा गर्म होती है। यानी कि चाय बनाने वाला जो केतली होता है उसमें विद्युत धारा जो केतली में प्रवाहित होता है वो किसके द्वारा होता है? संवहन विधि द्वारा प्रवाहित होता है। अगला लाइन है इंद्रधनुष आकाश में वर्षा के बाद सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है। इंद्रधनुष कब बनता है? तो इंद्रधनुष जो है वो आकाश में वर्षा हो जाएगा उसके ठीक बाद बनता है। और कहाँ बनेगा? तो सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में बनता है। ट्यूबलाइट में आर्गन गैस पारे के साथ भरी जाती है। ट्यूबलाइट में जो है आर्गन गैस जो है वो पारे के साथ भरी जाती है जबकि मुख्य रूप में नाइट्रोजन होती है। चुंबक जो होते हैं वो मुख्यतः लोहे और इस्पात के बनाए जाते हैं। चुंबक मुख्यतः किसके बनाए जाते हैं? तो लोहे और इस्पात के बनाए जाते हैं। सबसे पहले जो नाभिकीय रिएक्टर यानी कि शिकागो में बनाया गया था। सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर कहाँ बनाया गया था? तो शिकागो में बनाया गया था। घुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 या मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है जबकि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का मान कितना होता है? तो 6.6734 गुना 10 के पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। अगला लाइन है जी की इकाई जो है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ध्रुवों पर जी का मान महत्तम तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ध्रुव पर जो जी का छोटा जी का मान होता है वो महत्तम होता है तथा विषुवत रेखा पर जो है वो जी का मान जो होता है वो कितना होगा? तो न्यूनतम होगा। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होगा? तो शून्य होगा। जल पृष्ठ पर तरंगे ऊर्जा की वाहक होती है। पारा थर्मामीटर के नली को नहीं भिगोता। पारा जो है वो थर्मामीटर के नली को नहीं भिगोता। केल्विन मापक्रम का शून्य कितना होता है? 373 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य एवं गैसीय गोला है जिसमें 71% हाइड्रोजन। सूर्य क्या है? तो सूर्य जो है वो एक गैसीय गोला है जिसमें कि 71% हाइड्रोजन मौजूद रहता है और 26.5% जो है वो हीलियम और 2.5% जो है वो अन्य तत्व रहते हैं। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? तो 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर और मीटर में होगा तो 12 के जगह यहाँ पर 15 मीटर हो जाएगा के बराबर होता है। प्रकाश वर्ष भी क्या है? तो एक दूरी मापने की इकाई है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चक्कर लगाने में किया गया कार्य कितना होता है? तो शून्य होता है। पृथ्वी द्वारा जो है सूर्य के चक्कर लगाने में किया गया कार्य कितना होता है? तो शून्य होता है। वॉशिंग मशीन यानी कि अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। वॉशिंग मशीन किस पर कार्य करता है? तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला लाइन है पहाड़ों पर खाना देर से पकता है क्योंकि वहां जो है वो वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण, वायुमंडलीय दाब में होता है कम होने के कारण जल का क्वथनांक क्या होता है? तो कम हो जाता है। ठीक है। रेल की पटरियों के बीच कुछ जगह छोड़ दी जाती है क्योंकि पटरियां गर्मियों में उष्मा पाकर क्या होती है? तो प्रसारित होती है। जल के जमने से इसका आयतन बढ़ता है। यही कारण है कि जोड़ों में कभी कभी नल के पाइप फट जाते हैं। यानी कि जल के क्या होता है? तो जल के जमने से इसका आयतन क्या होता है? तो बढ़ जाता है जिसके कारण क्या होता है कि जाड़ों में कभी कभी नल के पाइप जो होते हैं वो फट जाते हैं। कैंडियल ज्योति तीव्रता का मात्रक है। कैंडेला कैंडेला जो है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक है।
सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप तरंगों को मापा जाता है। साबुन के बुलबुला यानी कि व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई पड़ता है। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से ऊंचाई कितना है तो 36,000 किलोमीटर होता है। ग्रहों को कक्षा में नियमित रखने वाले बल को क्या कहते हैं तो गुरुत्वीय बल कहते हैं। बर्नौली प्रमेय के अनुसार जिस स्थान पर द्रव का वेग अधिक होता है वहां दाब क्या होता है तो कम होता है। बर्नौली प्रमेय के अनुसार जो है वो गहरा जल शांत बहता है। बर्नौली प्रमेय के अनुसार क्या होता है गहरा जल जो है वो शांत बहता है। रॉकेट की गति और जेट विमान संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित रहता है। यानी कि रॉकेट का जो गति है और जेट विमान के संरक्षण सिद्धांत पर रहता है आधारित रहता है। जब प्रकाश जो है वो वायु से कांच में प्रवेश करता है तो इसकी चाल क्या होती है तो घट जाती है। जब प्रकाश जो है वो वायु से जब कांच में प्रवेश करेगा तो उसका चाल जो है वो क्या होगा तो घट जाएगा। ट्रांसफार्मर का क्रोड नर्म लोहे का बना होता है। ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बना होता है तो नर्म लोहे का बना होता है। रेडियो का क्या है सुनना अनुनाद के कारण संभव है। रेडियो का जो सुनना है वो किसके कारण संभव है तो अनुनाद के कारण संभव है। कमरे में जो रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देने पर कमरे का जो ताप है वो क्या होता है तो बढ़ जाता है। साइकिल में हवा भरते समय पंप जो है वो बैरल यानी कि रुद्रोषम परिवर्तन के कारण क्या होता है तो गर्म हो जाता है। अगला लाइन है कम घनत्व के कारण क्या होता है तो वायुमंडल बादल जो है वो वायुमंडल में तैरते हैं किसके कारण तो कम घनत्व के कारण। मैक नंबर का प्रयोग जहाजों के लिए किया जाता है। मैक नंबर का जो प्रयोग है किसके लिए किया जाता है तो जहाजों के लिए किया जाता है। दूध से क्रीम अलग करने पर दूध का घनत्व क्या होता है तो बढ़ जाता है। डॉपलर प्रवाह का प्रयोग आकाशीय पिंडों को वेग ज्ञात करने के लिए किया जाता है। डॉपलर प्रवाह किसके लिए प्रयोग किया जाता है तो आकाशीय पिंडों के वेग ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m एवं प्रकाश का वेग c है तो इसके द्रव्यमान से क्या होगा तो संबंध ऊर्जा क्या होगा तो E बराबर mc² होता है। किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र यानी कि कोई स्थान पर पृथ्वी का जो है वो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र और क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है उसे उस स्थान का क्या कहते हैं तो नमन कोण कहते हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय एवं के बीच के कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। यानी कि किसी स्थान पर पृथ्वी के जो चुंबकीय एवं के बीच का कोण को क्या कहेंगे तो दिक्पात का कोण कहते हैं। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी जो चुंबक है उसको बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। जबकि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध फ्यूज जो है टीन एवं शीशा का बना होता है। शुद्ध फ्यूज किसका बना होता है तो टीन एवं शीशा का। इससे पहले हम क्या पढ़े थे तो सस्ता फ्यूज किसका बना होता है ठीक है। प्राकृतिक चुंबक फेरस लोह ऑक्साइड Fe3O4 है जिसका आकार क्या होता है निश्चित नहीं होता है। प्राकृतिक चुंबक कौन सा है तो फेरस लोह ऑक्साइड है Fe3O4 जिसका आकार जो है वो निश्चित नहीं होता है। अगला है ट्रांसफॉर्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफॉर्मर किस पर कार्य करता है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला लाइन है माइक्रोफोन जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। कैथोड किरणों को अदृश्य किरणें होती है। कैथोड किरणें कैसी किरणें होती है तो अदृश्य किरणें होती है। कैथोड किरणें का वेग जो होता है प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। कैथोड किरणों का वेग जो होता है कितना होता है 1/10 गुना होता है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आ जाते हैं। यानी कि हवाई जहाज में जो है वो फाउंटेन पेन से स्याही स्याही जो है वो बाहर निकल जाता है क्योंकि उसका ऊंचाई बढ़ने से क्या होगा तो वायु दाब में कमी आ जाती है। अगला लाइन है एक स्थिर चुंबक जो है वो हमेशा उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दिशा को दर्शाता है। एक बार 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। एक बार कितने पास्कल के बराबर होता है तो 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर
बर्फ के जब आप 2 टुकड़ा लीजिएगा, उसको आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में क्या होते हैं तो चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब जो होता है क्या होता है, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या होता है कि घट जाता है। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो उसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है तो घट जाता है। जब प्रकाश है वो वायु से कांच में जाएगा तो उसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा तो तरंग दैर्ध्य घट जाएगा। बैगनी रंग कह रहे हैं कि बैगनी रंग का पर्तनांक सबसे अधिक होता है। बैगनी रंग का पर्तनांक क्या होता है तो सबसे अधिक होता है। श्वेत प्रकाश जो है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। श्वेत प्रकाश उत्प्लावन बल्ब में डूबे व उत्प्लावन बल में डूबे भाग के बराबर आयतन, उत्प्लावन बल में डूबे भाग के बराबर आयतन द्रव के भार के आयतन के बराबर होता है। किसी वस्तु का भार निर्वात में अधिकतम होता है। किसी वस्तु का भार कहाँ अधिकतम होता है तो निर्वात में अधिकतम होता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होगा तो न्यूटन प्रति मीटर होता है। दूर की वस्तु को देखने के लिए टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। दूर की वस्तु देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है तो टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी के भौगोलिक तथा चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण कितना होता है तो 18 डिग्री होता है। पृथ्वी के भौगोलिक तथा चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण 18 डिग्री होता है। फ्यूज तार का गलनांक बहुत कम होता है। फ्यूज तार का जो गलनांक होता है वो क्या होता है तो बहुत ही कम होता है। प्रसरव्य तरंगों का उपयोग संकेत भेजने में किया जाता है। प्रसरव्य तरंगों का उपयोग किस लिए किया जाता है तो संकेत भेजने में किया जाता है। अगला लाइन है तापक्रम बढ़ने से हवा का घनत्व क्या होता है, तापक्रम बढ़ने से हवा का घनत्व घटता है। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। यही कारण है कि पानी में तैरता रहता है, यानी कि बर्फ का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से कम होता है। यही कारण है कि वो क्या होता है तो पानी में बर्फ जो है वो तैरता रहता है। सर्वाधिक सर्वाधिक आघातवर्धित धातु कौन सा है, सोना। सोना जो है वो सबसे अधिक आघातवर्धीय है, ठीक है। बर्फ और ढलुआ लोहा को गर्म करने पर इसका आयतन क्या होगा तो घट जाएगा। गर्म करने पर ठोस पदार्थ का घनत्व क्या होगा सामान्यतः घटता है। बर्फ को गर्म करने पर घनत्व क्या होगा तो बढ़ता है तथा आयतन कम हो जाता है। बर्फ को जब आप गर्म कीजिएगा तो उसका घनत्व जो है वो बढ़ जाएगा और आयतन क्या होगा तो कम हो जाएगा। बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है तो 80 किलो कैलोरी होती है। ध्वनि का प्रसारण निर्वात में संभव नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण प्रतिध्वनि नहीं सुनाई पड़ती है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है वो हमेशा काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से क्या होता है तो छोटा होता है। अगला लाइन है घर्षण बल की अनुपस्थिति के कारण बर्फ पर चलने में कठिनाई होती है। घर्षण बल की अनुपस्थिति के कारण ही जो होता है बर्फ पर चलने में क्या होती है तो कठिनाई होती है। पृष्ठ तनाव के कारण दो भींगे कांचे को हटाने में अधिक बल लगाना पड़ता है। कांच की छड़ को गर्म करने पर उसके सिरों पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल हो जाते हैं, यानी कि कांच के जो छड़ को गर्म कीजिएगा तो उसके सिरे जो है वो पृष्ठ तनाव के कारण गोल हो जाते हैं। आकाश में तारे अपवर्तन के कारण जो है वो टिमटिमाते हैं। वर्ण क्रम में सर्वाधिक प्रकीर्णन जो है वो बैंगनी रंग का होता है। बेतार तरंग की खोज जो है वो वैज्ञानिक किसने की थी तो हर्ट्ज ने की थी। गैलीलियो ने दूरदर्शी में अवतल लेंस का प्रयोग किया था। गैलीलियो ने दूरदर्शी यानी कि दूरबीन में किसका प्रयोग किया था तो अवतल लेंस का प्रयोग किया था। सोल्डर सोल्डर जो है वो टीन और शीशा का मिश्रण है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। हवाई जहाज में जो ब्लैक बॉक्स होता है उसका रंग कैसा होता है तो नारंगी होता है। प्रकाश वर्ष की दूरी की इकाई क्या है, प्रकाश वर्ष जो है वो किसकी इकाई है तो दूरी की इकाई है। डॉपलर प्रभाव जो है वो ध्वनि से संबंधित है। एनोमोमीटर जो है वो यंत्र का प्रयोग हवा की दिशा और वेग नापने में किया जाता है। ट्यूबलाइट में जो है वो मर्क्यूरिक ऑक्साइड एवं आर्गन गैस का प्रयोग किया जाता है। हेलीपुक्षल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। ब्लैक होल सिद्धांत जो है वो एस चंद्रशेखर ने दिया था। फोटो खिंचवाने वाले प्लेट पर प्रकाश पड़ने पर प्रकाश जो है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने का कारण क्या है तो ध्वनि का प्रवर्तन। अगला लाइन है भारत का प्रथम जो नाभिकीय ऊर्जा है वो संयंत्र
तारापुर में स्थापित हुआ था। यानी कि भारत का जो प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है वो कहाँ स्थापित हुआ था? तो तारापुर में स्थापित हुआ था। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन होता है। द्रव बूंद का संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रकृति के कारण पृष्ठ तनाव होता है। यानी कि द्रव बूंद का जो संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रकृति के कारण ही पृष्ठ तनाव होता है। स्त्रियों की आवाज का तारतम्य पुरुषों की तुलना क्या होती है? तो अधिक होती है। एक कृत्रिम कह रहा है कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल होती है। उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट एक सामान्य तापमान को बनाए रखता है। रेफ्रिजरेटर में जो है वो थर्मोस्टेट जो है वो एक सामान्य तापमान को बनाए रखता है। धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होता है। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। तेल जल की सतह पर फैलता है क्योंकि तेल का पृष्ठीय तनाव पानी से क्या होता है? तो कम होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व क्या होता है? तो अपरिवर्तित रहेगा। जल का वाष्प में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है। जल का वाष्प में बदलना क्या है? तो एक भौतिक परिवर्तन है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगता है, किसके कारण होता है? तो वायु दबाव में कमी के कारण होता है। ये सवाल पीछे भी था। अगला लाइन देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि जल की सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए पनडुब्बी में पेरिस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जल के सतह के ऊपर का दृश्य देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है पनडुब्बी में? तो पेरिस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। भिन्न तारों यानी कि भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंगों इनके विकिरण की विविधता के कारण है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूल कण है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो धूल और कण है। ध्वनि तरंगे जो है वो ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यमों से होकर संचारित होती है। लेजर बीम का उपयोग कैंसर चिकित्सा में होता है। कांच से होकर गुजरने पर प्रकाश की गति क्या होती है? तो न्यूनतम हो जाती है। जैव अणु का संश्लेषण और टूट जाना उपचाय है। ग्रह गति नियम का प्रतिपादन है वो जेम्स केपलर ने दिया था। मध्यम के तापमान के वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। लाल रंग के गुलाब को हरे रंग में देखने पर वह काला दिखाई देता है। यानी कि लाल रंग के जो गुलाब है को हरे रंग में देखने पर कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में जब प्रतिबिंब बनेगा तो आभासी होगा तथा सीधा होगा। एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन, जबकि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। यानी कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन? 10 के पावर 5 डाइन। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अभिकेंद्रीय बल के कारण चक्कर लगाते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर किसके कारण चक्कर लगाते हैं? तो अभिकेंद्रीय बल के कारण चक्कर लगाते हैं। अगला सवाल है, सर्कस में मौत का कुआं अपकेंद्रीय बल के उदाहरण है। यानी कि सर्कस में जो मौत का कुआं दिखाया जाता है वो किसका उदाहरण है? तो अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। कैंची सड़सी पिलास प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। यानी कि कैंची हुआ, सड़सी पिलास ये जो है वो किसके उत्तोलक है? तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। सरौता यानी कि नट क्रैकर यानी कसैली जिससे काटा जाता है, नींबू निचोड़ने वाली मशीन जो है वो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है। ठीक है। अगला है चिमटा टोंग्स किसान का हल तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है। वायु के अनुपस्थिति में सामान्य ऊंचाई से गिराई गई दो भिन्न द्रव्यमानों की वस्तुएं पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेगी। यानी कि वायु की अनुपस्थिति में जब समान ऊंचाई से गिराई गई दो भिन्न द्रव्यमान यानी कि एक का भार ज्यादा हो एक का कम हो तो वस्तुएं जो है वो पृथ्वी पर एक साथ ही पहुंचेंगी। वायु की उपस्थिति में सामान्य ऊंचाई से गिराने पर गिराई गई वस्तु जो हल्के वस्तु की तुलना में पहले पृथ्वी पर पहुंचेगी। पलायन वेग किसी पिंड के कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। यदि पृथ्वी की कोणीय चाल यानी कि एंगुलर स्पीड में 17 गुना वृद्धि कर दिया जाए तो विषुवत रेखा पर घूमने वाली वस्तु का भार क्या होगा? तो 0 हो जाएगा।
स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल को क्या कहते हैं? तो प्रत्यानयन बल कहते हैं। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कौन है? तो हाइड्रोफोन कहलाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र को हाइड्रोफोन कहते हैं। 1 नैनोमीटर जो है वो 10 के पावर -9 मीटर के बराबर होता है। श्यानता की ये संख्या क्या है? तो फाइज है। मैग्नोमीटर द्वारा गैस का दाब मापा जाता है। मैग्नोमीटर द्वारा किसका दाब मापा जाता है? तो गैस का दाब मापा जाता है। अगला सवाल है, सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से क्या होते हैं? तो सीसा में परिवर्तित होते हैं। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व जो होते हैं वो अंतिम रूप से सीसा में परिवर्तित होते हैं। सौर सेल और सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि सौर सेल जो है वो सौर ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। खाद्य ऊर्जा को हम किस में मापते हैं? तो कैलोरी में मापते हैं। जब किसी पिंड की गति दुगनी की जाती है तो उसका संवेग क्या होता है? तो दुगना हो जाता है। जब किसी पिंड को आप गति दुगना कीजिएगा तो उसका संवेग भी क्या होगा? तो दुगना हो जाएगा। एक चुंबकीय क्षेत्र अल्फा एवं बीटा कण को विक्षेपित करता है। एक जो चुंबकीय क्षेत्र है अल्फा और एक बीटा किसको विक्षेपित करेगा? चुंबकीय क्षेत्र को। ट्रांसफार्मर एसी पर कार्य करता है। एक अतिचालक यानी कि सुपर कंडक्टर यानी कि पैरामैग्नेटिज अनुचुंबकीय दिखाता है। फैराडे संख्या 9.65 गुना 10 के पावर 7 कूलाम के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ एनोड तथा जस्ते की जो बर्तन है वो कैथोड की कार्य करती है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा के रूप में होती है। टेलीफोन लाइन में जो प्रवाहित ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा के रूप में होती है। अगला लाइन है, एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। एक धातु के तार में जो है वो विद्युत का प्रवाह ऑक्सीजन, प्लेटिनियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज आदि क्या है? तो अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। डायोड की धारा एक दिशा में बहती है। डायोड की धारा किसमें एक दिशा में बहती है? गामा किरणों की वेदन क्षमता जो है वो सर्वाधिक होती है। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम रोमर ने नापा था। डॉपलर प्रवाह जो है वो ध्वनि से संबंधित है। डॉपलर प्रवाह किससे संबंधित है? तो ध्वनि से। ध्वनि का चाल 760 मील पर घंटा होती है। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें जो है वो गामा किरणें होती हैं। फोटोग्राफी में उपयोग हाइपो रासायनिक रूप से सिल्वर ब्रोमाइड है। ध्वनि का वेग जो होता है वो ठोस धातु इस्पात या लोहा 5000 मीटर पर सेकंड से सर्वाधिक होती है। गैसों में हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल जो होती है वो सर्वाधिक होती है। केल्विन पैमाने के 373 केल्विन बिंदु पर जल क्या है? तो उबलता है। ठोस की शुद्धता यानी कि गलनांक बिंदु के निर्धारण द्वारा ज्ञात की जाती है। जल का जो अधिकतम घनत्व तथा न्यूनतम आयतन कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जलते हुए विद्युत बल्ब के फिलामेंट का ताप जो होता है वो 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। समुद्र की दूरी मापने की इकाई नॉटिकल मील होता है। समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या होती है? तो नॉटिकल मील। एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? तो 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। वायुयान से चाल और ध्वनि के चाल का अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। साबुन का बुलबुला व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई पड़ता है। कार्य का जो सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो अर्ग होता है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या होता है? तो क्वार्क होता है। ये था पूरा फिजिक्स का थ्योरी। ठीक है, पूरा फिजिक्स का थ्योरी हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब जो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है टेस्ट पेपर, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, इसको आप एक बार पढ़कर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको अच्छे से डिटेल्स में पीपीटी द्वारा स्लाइड बनाकर इसको हम लोग समझा देंगे। तब तक आप उसको 1 दिन या 2 दिन में देख करके कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। वीडियो में बहुत ही मेहनत लगा है। पहली बार इतना लंबा वीडियो हम रिकॉर्ड किए हैं, तो प्लीज इसको अच्छे से देख लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।